हेलो और नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैनिक जागरण का जो 30 दिसंबर का जो पेपर है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं चुनाव के दिन घर से बाहर रहने वाले भी डाल सकेंगे वोट। इसको लेके न्यूज़ है कि अब जो है, अगर आप चुनाव के दिन अपने घर से बाहर भी हैं तो भी आप वोट डाल सकेंगे। तो चलिए इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शादी-ब्याह जैसे आयोजनें या फिर रोज़ी-रोज़गार के सिलसिले में जब हम लोग कई बार अपने घर के बाहर रहते हैं, तो उसके चलते चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जिस जगह पे हम लोग होते हैं, वहाँ पे वहाँ की जो मतदाता सूची होती है ना, वहाँ पे हम लोगों का नाम नहीं दर्ज होता है। जैसे कि मेरा घर मान लिया कि झारखंड में है, तो झारखंड में मेरा घर है और मैं दिल्ली में काम करने गया हूँ। तो दिल्ली में तो मेरा नाम नहीं है मतदाता सूची में, वो झारखंड में है। तो इसके चलते क्या होता है कि मैं अपना वोट वहाँ पे नहीं डाल सकता। अगर झारखंड में इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे पंचायती राज के इलेक्शन हो या फिर आप बोल सकते हैं यदि विधानसभा के इलेक्शन हो, तो उसमें मैं वोट नहीं डाल सकता दिल्ली में रह के। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो अब हम लोग इसको सिलेबस से अगर लिंक करें ना, तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराउजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो सरकार की जो नीतियाँ और जो इंटरवेंशन वो करती है, ताकि कई सारे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे उसमें चेंजेस ला लिए जा सकें। और जो साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस होती है, ट्रांसपेरेंसी भी और अकाउंटेबिलिटी की जो बात होती है, ई गवर्नेंस की बात आप बोल सकते हैं। तो उसमें भी इस चीज़ को आप रिलेट करके देख सकते हैं कि जो हम लोग बोलते हैं गुड गवर्नेंस बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इस तरह की बात जो बोलते हैं, ईज ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो उस चीज़ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि ऐसे मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चुनाव से रिलेटेड जो होता है वो मामला वो निर्वाचन आयोग देखता है। तो यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि आयोग ने M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संशोधित संस्करण के रूप में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार किया है, ताकि शिक्षा, रोजगार या अन्य कारणों से देश में ही अन्य जगह रहने वाले मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के गए बिना वोट डाल सकें। तो यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग ने क्या किया है कि M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, उसका संशोधित संस्करण ये विकसित कर रहे हैं, जिसको अभी तैयार कर लिया गया है। और इसमें क्या है कि इसमें रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को एक तरह से बोल सकते हैं आप, यानी कि नाम से ही जाहिर है कि का क्या काम होता है कि हम दूर से ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ पर ये चीज़ को ट्रायल अभी समझ लीजिए एक तरह से चल रहा है इसका, इसको देखा जा रहा है कि कितना हद तक काम करेगा ये। तो अगर ये चीज़ लागू हो जाती है, अगर ये चीज़ कारगर हो जाती है, तो हम लोग जो है अपने घर से दूर रह के भी अपने जो घर में इलेक्शंस हो रहे हैं, अपने राज्य में जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसको हम लोग वोटिंग कर सकेंगे यहाँ पर। फिर हम लोग को जो कई सारे लोग जो होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर पढ़ने के इरादे से या फिर कमाने के इरादे से या फिर किसी और कारण से घूमने के इरादे से अगर बाहर गए हैं, तो वहीं से वो वोटिंग कर पाएंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है। इसका प्रयोग शुरू करने से पहले आयोग 16 जनवरी 2023 को मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राज्य स्तरीय दलों के सामने रिमोट ईवीएम का प्रदर्शन करने जा रहा है। तो अभी जो बात यह है कि अभी इसका ट्रायल होने वाला है, और सबसे पहले ट्रायल किसको दिखाना पड़ेगा, जो हमारे 8 जो राष्ट्रीय दल हैं और जो 57 जो राज्य स्तरीय दल हैं, उनको इसका यहाँ पर प्रदर्शन दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए परीक्षा के लिहाज से क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपको 8 जो राष्ट्रीय दल हैं उसको अभी के अभी आपको गूगल कर लेना चाहिए। तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि अभी जो 8 नेशनल पार्टी है उसका नाम याद रखिए, और 9वां नेशनल पार्टी अभी आप भी बनने वाला है, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है ना, वो भी 9th नेशनल पार्टी बनने वाली है। अभी गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जो उसने सीट्स लाए हैं, उसके बाद वो एलिजिबल हो रही है। तो इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ जानना है, लक्ष्मीकांत खोलिए, उसमें आप तुरंत सर्च कीजिए कि कौन सी पार्टी जो अभी राज्य स्तर पे है और जो या फिर केंद्र स्तर पे है, या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो किस तरीके से काम करती है, कितने परसेंट वोट उसको लाने पड़ते हैं, कितनी सीट्स लाने पड़ती हैं, तब वो आगे प्रमोट होती है। यानी कि अगर कोई नॉर्मल पार्टी है तो वो स्टेट पार्टी बनती है, फिर स्टेट पार्टी है तो नेशनल पार्टी कैसे बनती है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, प्रीलिम में इसका एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो अभी फिलहाल जो 8 नेशनल पार्टी है उसका नाम बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती जी की पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी, और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी।
तो आपको मैंने 8 नाम बता दिए, आप इसको नोट्स कर सकते हैं या फिर आप अगर फिर से रिवाइंड करके सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन आपको 8 का नाम याद रहने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ देखिए 57 राज्य स्तरीय दलों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो देश में 8 अभी राष्ट्रीय पार्टी हैं और 57 राज्य स्तरीय दल हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि निर्वाचन आयोग इस बात से चिंतित है कि पिछले आम चुनाव में सिर्फ 67.4% मतदान हुआ था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पिछले आम चुनाव किसको बोलते हैं? आम चुनाव मतलब जो प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, उसके संसद के जो चुनाव होते हैं वो उसके बोला जा रहा है। यहाँ पे फिर राज्य विधानसभा के चुनाव की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पिछले यानी कि 2019 में जो चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री की, तो उसमें सिर्फ 67.4% मतदान हुआ था। तो इस आंकड़े को आप नोट कर सकते हैं कहीं पर, क्योंकि अगर चुनाव सुधार पे बात हुई तो आप या फिर हमारे लोकतंत्र के बारे में बात हुई तो उसमें आप इस आंकड़े को बोल सकते हैं कि पिछले आम चुनाव में सिर्फ 67 लोगों ने ही वोट दिया था, यानी कि सिर्फ उनके ही डाले गए वोट से जो अभी करंट एमपी हमारे जो संसद में नज़र आते हैं वो नज़र आते हैं, यानी कि 33% लोगों ने अपनी राय बताई ही नहीं। तो इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो आप ये आंकड़ा भी नोट कर सकते हैं, 67 ने चुनाव में वोट डाला और जो 30 करोड़ मतदाता हैं उन्होंने वोट नहीं डाला। माना जाता है कि किसी मतदाता द्वारा निवास के नए स्थान पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के अनेक कारण होते हैं। तो जब कोई मतदाता अपने नए निवास स्थान पर जाता है पुराने वाले को छोड़कर, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा उसका, उसके कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि उसको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, उसको कई जगह दौड़ लगानी पड़ सकती है। तो जो हर आदमी आज के टेक्नोलॉजिकल युग में बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें होते हुए देखना चाहता है। वो आराम चाहता है, वो अपने नॉर्मल लाइफ में फ़ोकस करना चाहता है। तो इस तरीके से वो जब अगर इन तरीके का समस्याओं का सामना करता है तो वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इस तरीके से वो लोग वोट डालने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। आखिरकार उनके रोजी-रोटी पे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक लोकतंत्र के नाते हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर पर्सन है या सिटीज़न है तो उसका वोट डालना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप वोट नहीं डाल रहे तो इसका मतलब आपको फिर अपने देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पार्टी है या फिर कोई रूलिंग पार्टी है या फिर जो अपोजिशन है अगर कुछ भी बोल रही है, फिर आपको भी उसको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने वोट ही नहीं किया था। तो इस चीज़ को लेके हमें थोड़ा-सा सतर्क होना चाहिए। तो उसी के प्रयास को दूर करने के लिए यहाँ पर चुनाव आयोग ने यहाँ पर बोला है कि अब हम लोग रिमोट ईवीएम को ट्रायल करने वाले हैं। आगे बोला जा रहा है आंतरिक प्रवास का लगभग 85% हिस्सा राज्यों के भीतर होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो माइग्रेशन होता है तो वो 85% जो आंतरिक प्रवास होता है ना, उसका 85% सिर्फ राज्यों के भीतर होता है। इसे देखते हुए आयोग ने सभी स्तरों पर समाधान ढूंढने और उन्हें मतदान का अवसर देने के विकल्पों पर विचार विमर्श किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अभी देखिए यहाँ पर आपको जो अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम याद रखें। तो यहाँ पर देखिए राजीव कुमार आपको यहाँ पर नाम मिला। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अध्यक्षता में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने M3 ईवीएम मॉडल का संशोधित संस्करण बनाया है। अब देखिए यहाँ पर दो नाम और मिले हमें, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। हमें इन दोनों नामों को याद नहीं रखना, लेकिन अब से इसके बहाने आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी चुनाव आयोग है, जो दिल्ली में जो है चुनाव आयोग, हर राज्य का भी चुनाव आयोग होता है अपना, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयोग है जो सेंट्रल लेवल पे है उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक राजीव कुमार हो गए और दो और जो अनूप चंद्र पांडे हैं, अरुण गोयल हैं, यानी कि टोटल जो है वो 3 लोगों की वो सीट होती है वहाँ पे। तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ याद हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से लिंक करते हुए पढ़ें तो आपको सारी चीज़ रिवाइज भी होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है M3 ईवीएम मॉडल का संशोधित संस्करण बनाया गया है। रिमोट वोटिंग की सुविधा मिलने से प्रवासी मतदाताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए गृह जिला जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि अब हम मान लीजिए बाहर नौकरी करते हैं या बाहर काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अपने वोट डालने के लिए अगर मेरे राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर या फिर कोई भी चुनाव हो रहा हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो या फिर चाहे स्टेट लेवल पे हो या फिर आम चुनाव हो, प्रधानमंत्री के चुनाव हो, तो उसमें हमें वोट अपने घर वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने जहाँ पे अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं वहीं पे वहाँ से वोट हम अपना डाल सकते हैं। इसकी व्यवस्था की जा रही है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ईवीएम का यह संशोधित रूप एक रिमोट बूथ से 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करा सकता है। तो इस चीज़ को फैक्ट को याद कर सकते हैं आप
कि प्रीलिम्स में हो सकता है ये पूछा जाए कि कितने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करा सकता है, तो यहाँ पर 72 आपको याद रखने हैं। घरेलू प्रवासियों को परिभाषित करने, आदर्श आचार संहिता लागू करने, मतदान की गोपनीयता, मतदाताओं की पहचान के लिए पोलिंग एजेंटों की सुविधा देने, रिमोट मतदान की प्रक्रिया और मतगणना में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सभी दलों को एक पत्र लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया कि सारे जो 8 राष्ट्रीय दल हैं और जो 57 राज्य स्तरीय दल हैं उनको इसमें इनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा कि हमारी जो नई ईवीएम तैयार हुई है उसको आप लोग देख लीजिए, हम लोग इसको आगे चुनाव में इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि जो दूर में रहते हैं लोग अपने घर वापस जाए बिना वहीं से वोटिंग कर सकें। तो इसके लिए सबको यहाँ पर पत्र लिख दिया गया है। आगे इसमें ये बोला है कि आयोग ने रिमोट ईवीएम का प्रदर्शन करने के लिए मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय दल और 57 राज्य स्तरीय दलों को 16 जनवरी 2023 को आमंत्रित किया है। तो वो लोग 16 जनवरी को ये सारे दल आएंगे। इस अवसर पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित होंगे, ताकि इन लोग की अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ये जो नेता वगैरह होंगे वहाँ पर उपस्थित, अगर इनकी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ये जो टेक्निकल टीम है उसको वहाँ पर सॉल्व कर सके, उनकी जो मन में शंकाएँ हैं वो दूर कर सके। आयोग ने अपेक्षित कानूनी बदलावों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में परिवर्तनों सहित विभिन्न मामलों पर पार्टियों से 31 जनवरी 2023 तक लिखित विचार देने का अनुरोध किया है। तो पहले तो इनको बोल दिया गया है कि आप आइएगा 16 जनवरी को आपको आना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोल दिया उन लोग को कि आप लोग अपने तरफ से जो भी आपके डाउट्स हैं वो अभी से लिख के दे दें, और 31 तारीख को आप मुझे एक बार लिख के दे दीजिएगा। आप सबकी जो कंसर्न्स हैं हम उसको पढ़ेंगे, आप जो लेटर देंगे उसमें लिखा होगा, हम उसको पढ़ेंगे, उसके ऊपर फिर आगे विचार किया जाएगा। यहाँ पर और क्या बोला जा रहा है, रिमोट ईवीएम का ट्रायल देखने से पहले ही कांग्रेस को ऐतराज, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में कि इसमें क्या कंसर्न जाहिर किए गए हैं, तो उसमें ये पॉइंट्स आपको मदद कर सकते हैं। अब देखिए, कांग्रेस ने ऐतराज़ किया, एक पार्टी है, वो पोजीशन पार्टी है, तो उसके व्यूज़ हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रवासी नागरिकों को कहीं से भी मतदान की सुविधा देने के लिए निर्वाचन आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है, जैसा मैंने आपको बताया इस आर्टिकल में। इस नई व्यवस्था का ट्रायल होना है। कांग्रेस ने इस मामले में सब पत्र मिलते ही ऐतराज जता दिया है। पार्टी के संचार महासचिव जयराम रमेश ने तमाम तर्कों के साथ ईवीएम पर फिर प्रश्न खड़े किए हैं। गुजरात चुनाव पर संदेह जताने के साथ ही रिमोट ईवीएम पर भी अभी से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अन्य विपक्षी दल भी निर्वाचन आयोग के सामने इसे लेकर असहमति जता सकते हैं। तो हमने देख रहे हैं कि एक इनिशिएटिव लिया गया है गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में, कि हम लोग जो सुविधाएं देना चाहते हैं, अपने जो नागरिक हैं वोटिंग की सुविधा देना चाहते हैं, कहीं से भी वोटिंग कर सकें, तो उस पर जो है हमारे जो विपक्षी दल हैं वो इस पे बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें पहले से हम ईवीएम पर ऐतराज़ करते आए हैं, तो जो नई ईवीएम है उस पर भी हमें डाउट है। तो बिल्कुल डाउट होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनसे ये चुनाव आयोग ने पहले ही बोल दिया है कि आप 31 जनवरी तक अपने जो भी लिखित विचार हैं वो आप हमें दे सकते हैं, हम उस पर ज़रूर उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ खास यहाँ पर इन्होंने कुछ स्पेशल बताया नहीं है, तो इसको आप समझ सकते हैं, बस समझ के रह जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है, छोटे कारोबारियों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड की तरह सरकार खुदरा व्यापारी और माइक्रो यूनिट्स को क्रेडिट कार्ड दे सकती है। तो हम जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जाता है, तो उसी की तरह का कॉन्सेप्ट अब लाया जा रहा है, और जो सरकार जो है वो खुदरा व्यापारी और माइक्रो यूनिट्स को क्रेडिट कार्ड दे सकती है। आगामी बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। खुदरा व्यापार के लिए सरकारी रिटेल पॉलिसी ला रही है, और इस पॉलिसी में खुदरा व्यापारियों को मर्चेंट क्रेडिट कार्ड देने का प्रस्ताव रखा गया है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि अगले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है, ऐसे बोला जा रहा है। तो हम लोग ये ध्यान रखें कि आखिर किसान क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, फिर साथ साथ जो सरकार जो खुदरा व्यापारी के लिए और माइक्रो यूनिट्स के लिए जो क्रेडिट कार्ड लाना चाहती है उसका क्या फ़ायदा होगा, वो क्यों लाना चाहती है, क्या प्रभाव होंगे उसको, वो हमें जानने बहुत ज़रूरी है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है, सुखोई से छोड़ी ब्रह्मोस ने पोत को बनाया निशाना। तो सुखोई की बात की जा रही है, यहाँ पर डिफेंस और सिक्योरिटी की बात है। तो हम लोग तुरंत इसको देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस के कौन से हिस्से से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग जीएस पेपर 3 में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इसका देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी की जो टॉपिक है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वहाँ पर आप इसको challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention। ये जो पूरा का पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हालांकि आप कहेंगे कि इसको मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे लिंक किया जा सकता है, तो मैंने आपको बस एक
याद दिलाने के लिए आपको बोल दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हमारे सिलेबस में है। अगर कहीं आपको इसका आर्टिकल मिले तो वो पढ़िएगा ज़रूर। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेबस में मैंने अभी आपको पढ़ा वो इस आर्टिकल से भी रिलेट किया जा सकता है, लेकिन वो सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल आएंगे वो उससे आपका दिमाग अपने आप लिंक करेगा, नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का ये आर्टिकल है तो हम इसको पढ़ेंगे। बस यही बताने का आपको मेरा मकसद था। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुखोई से छोड़ी ब्रह्मोस ने पोत को बनाया निशाना। तो सुखोई यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत ही आधुनिक है और रशिया से हमने इसको लिया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेन टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे में यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल का सफल परीक्षण वायुसेना ने किया। तो वायुसेना ने इसको परीक्षण किया है और 400 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि यहाँ से अब यहाँ से अब छोड़ना चाहें तो 400 किलोमीटर तक जाके किसी को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। सुखोई से काफ़ी दूर स्थित लक्ष्यों को निशाना बनाने की हासिल की क्षमता। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पूरा आर्टिकल की। तो भारतीय वायुसेना ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने ये अभी परीक्षण किया है, तो भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को सुखोई 30 MKI विमान से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये जो मिसाइल है वो अब ज़्यादा दूरी तक मार कर सकती है। पहले आपने सुना होगा शायद कहीं पे कि 290 किलोमीटर तक की इसकी रेंज थी, लेकिन अब इसकी रेंज बढ़ा के 400 किलोमीटर तक कर दी गई है। और ये जो ट्रायल है यहाँ पर बोला जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में इसको किया गया है। एक पोत को यहाँ पर निशाना बनाया गया, पहले से एक पोत था उसको निशाना बनाया गया। आगे इसके में बोला जा रहा है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके साथ ही वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से काफ़ी दूर से जमीन पर या समुद्र में मौजूद लक्ष्य को सटीकता से निशाना बनाने की उल्लेखनीय क्षमता हासिल कर ली है। यानी कि ज़मीन पे ही कोई अगर टारगेट करना हो या फिर अगर समुद्र में भी हो तो दोनों जगह सुखोई 30 जो विमान है वो ब्रह्मोस को लैस करके अपने में और उसको टारगेट कर सकती है। यानी ज़मीन पर हो चाहे समुद्र में हो, सुखोई में अगर आप बैठे हैं तो आप उसको ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हुए 400 किलोमीटर की रेंज में उसको उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सुखोई 30 MKI के इस प्रदर्शन के साथ मिसाइल की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता से वायुसेना को रणनीतिक बढ़त मिली है। अब हम जानते हैं कि हमारे दो जो बगल बगल में हमारे जो शत्रु देश हैं चाइना और पाकिस्तान, उनसे हमारे हिमालयन बॉर्डर लगती है, तो वहाँ पे वायुसेना का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। तो अगर हमारी वायुसेना के पास अगर रेंज बढ़ती है तो हमारी वायुसेना ज़्यादा दूर तक अंदर जाते हुए ना ही दूर से ही वहाँ के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और जो बॉर्डर्स हैं और उनकी जो फोर्सेस हैं और उनकी जो उनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे टारगेट करके बहुत ही ज़्यादा सफलता हासिल कर सकती है बिना अपना नुकसान किए। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे बोला जा रहा है कि बयान के मुताबिक इस उपलब्धि में वायुसेना के साथ साथ नौसेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बंगाल एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के समर्पित और समन्वित प्रयासों का योगदान रहा है। तो यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और एक जागरूक नागरिक होते हुए हमें ये जानना भी चाहिए कि हमारे जो देश में जो इतने बड़े बड़े मिसाइल बनाए जा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं और रॉकेट बनाए जा रहे हैं, वो आखिर किन की देन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वायुसेना है, इसमें नौसेना है, DRDO है, आपने इसका नाम बहुत अच्छे सुना होगा, बंगाल एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट्स है एक, फिर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम आपने सुना होगा। तो इनका योगदान इसमें रहा है। नई रेंज की मिसाइल प्रणालियों, गाइडेड बम, पारंपरिक बमों की नई रेंज और आधुनिक निगरानी प्रणालियों के शामिल होने से वायुसेना की मारक क्षमता में और वृद्धि होगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नई रेंज की मिसाइल है जैसे कि 400 किलोमीटर की ये है, साथ साथ गाइडेड बम की जो बात की जा रही है, पारंपरिक बमों की भी बात की जा रही है, तो उसमें अगर ये लोग शामिल हो जाते हैं, ये चीज़ें शामिल हो जाती है वायुसेना में, तो उसकी मारक क्षेत्र में, मारक क्षमता में और भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने 24 पूंजीगत खरीद प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकार्यता को मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है रक्षा खरीद परिषद ने अभी हाल ही में 24 पूंजीगत खरीद प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकार्यता को मंजूरी प्रदान की थी। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है रक्षा खरीद परिषद, उसके बारे में थोड़ा जान लें। तो रक्षा खरीद परिषद की अगर बात करें तो ये सशस्त्र बलों की स्वीकृत आवश्यकताओं की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई थी। तो आप रक्षा अधिग्रहण बोलिए या फिर खरीद परिषद बोलिए, एक ही बात है। तो इसका स्थापना जो हुआ था वो 2001 में हुआ था
और क्यों हुआ था कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज़ हैं, जो सशस्त्र बल हैं, उनकी जो स्वीकृत आवश्यकताएँ हैं, उनकी शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए, शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, वो तुरंत उसकी ज़रूरत होती है आपूर्ति करने की, और उसके लिए बहुत लंबे समय का इंतज़ार नहीं किया जा सकता कि जब तक उसको परमिशन ना मिले तब तक वो खरीद ही ना पाएँ, और यहाँ पर बात उल्टी पड़ जाए, कहीं पे कोई अटैक हो जाए और उसमें अगर पता चले कि हमने रिसोर्सेज़ की कमी कारण ये युद्ध हार गए, या फिर यहाँ पे हमारे सैनिकों की शहादत हो गई, तो ये बहुत ही बुरी बात होगी। तो उस चीज़ को तेज़ी लाने के लिए 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रक्षा मंत्री करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि रक्षा अधिग्रहण जो परिषद है उसमें राजनाथ सिंह अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डीएसी जो है, यानी कि जो रक्षा खरीद या फिर रक्षा अधिग्रहण जो परिषद है, वो अधिग्रहण संबंधी जितने भी मामले होते हैं उसमें रक्षा मंत्रालय की जो सर्वोच्च संस्था यही है। इन प्रस्तावों में 6 थल सेना, 6 वायुसेना और 10 नौसेना के लिए हैं। तो जो 24 जो परिषद जो पूंजीगत खरीद प्रस्ताव हैं उसमें से 6 है थल सेना के लिए, 6 वायुसेना के लिए और 10 नौसेना के लिए हैं। 2 प्रस्ताव भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है। इसी महीने वायुसेना को फ्रांस से हुए 36 राफेल विमानों की खरीदी मसौदे का आखिरी विमान प्राप्त हुआ है। इनमें से राफेल विमानों की एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान से लगती पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा की निगरानी करेगी, और दूसरी स्क्वाड्रन पूर्वी क्षेत्र की सीमाओं की चौकसी करेगी। तो हम जानते हैं कि राफेल हमने खरीदा है, तो राफेल की जो तैनाती है कहाँ पे की जा रही है? एक तो जो पाकिस्तान के साथ हमारी लगती जो पश्चिमी और उत्तरी सीमा है, जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी राजस्थान है, गुजरात है, फिर जो हमारा पंजाब का बॉर्डर है और जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, वहाँ पे एक स्क्वाड्रन लगेगा। दूसरा स्क्वाड्रन कहाँ लगेगा? पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पे चाइना से हमारा बॉर्डर लगता है। जैसे कि आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर सकते हैं, और साथ साथ जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सिक्किम है, वहाँ पे इसको लगाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित यहाँ पे बात है। तो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का ज़रा सा सिलेबस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जीएस पेपर 2 में हम जानते हैं कि ये चीज़ आती है। तो उसमें आप बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इससे आपको आपको इस चीज़ से आप लिंक कर सकते हैं। ये जो न्यूज़ है उज्बेकिस्तान वाली, कि उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से मौत के मामले में जांच शुरू। तो हम लोग जानते हैं कि अभी उज्बेकिस्तान ने ये आरोप लगाया है कि वहाँ पर जो कफ सिरप जो इंडियन कंपनी ने वहाँ पे बना के बेचे थे, तो उसको पीने से वहाँ पे 18 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके पहले गैम्बिया जो है देश, वहाँ पे भी इस तरह की खबर आई थी कि वहाँ पर इंडिया की जो एक कंपनी थी, उसकी दवाई पीने से, कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई थी। तो इसके चलते ये न्यूज़ में फिर से आया है कि इसके मामले में अभी जाँच शुरू हो गई है, और ये देखते हैं कि इसका क्या जो इसका रिजल्ट आता है, क्या इसमें जाँच में पाया जाता है, तो उस आधार पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर आप ही समझ सकते हैं कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, जो हमारी दवा बनाने की जो क्षमता है, वो पूरे विश्व में अग्रणी है। हमने कोरोना के टाइम में भी इस चीज़ को दिखाया है। तो जब हम इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उससे अपने धन कमाना चाहते हैं, उससे अपना सॉफ्टवेयर बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सब के बीच अगर ऐसी न्यूज़ आए कि हमारी जो दवाएँ हैं वो उनसे बच्चों की जान जा रही है दूसरे देशों में, तो आपको नहीं लगता कि इससे बहुत ही ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ेगा इस क्षेत्र पे, और उन लोग का भरोसा हमसे उठेगा और वो हमारी दवाएँ नहीं खरीदेंगे? तो इस तरीके से की जो जो न्यूज़ होती हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग सिलेबस से लिंक करें तो बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। साथ-साथ इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा-सा इस न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय फार्मास्यूटिकल फर्म मैरियन बायोटेक, तो आप इसका नाम आप थोड़ा-सा दिमाग में रखिएगा कि जो मैरियन बायोटेक जो कंपनी है, उसकी ये कफ सिरप थी जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि 18 बच्चों की मौत हो गई है। तो इसके बारे में जो जाँच है वो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि सीडीएससीओ उसने शुरू कर दी है। हमारी देश की संस्था है, उसने इसकी जाँच शुरू कर दी है, क्योंकि हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि आखिर जो ये फ़र्म है कैसे इसकी दवाई पीने से सच में क्या बच्चों की मौत हुई है। तो इस संबंध में उज़्बेकिस्तान से जानकारी माँगी गई है कि आप बताइए कि कहाँ पे ये घटना हुई है, उसके बारे में तथ्य जुटाए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीएफआई से जुड़े 56 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। तो पीएफआई जो हम लोग जानते हैं कि इसे प्रतिबंधित संगठन में डाला गया था, आतंकवादियों की प्रतिबंधित संगठन जो होती है, इंडिया की लिस्ट जो है, उसमें डाला गया था इसको हाल ही में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी जो एनआईए है, उसने
केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको केरल में प्रतिबंधित किया जा चुका है और उससे जुड़े लोगों के 56 ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की है। तो जो हमारी एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि आतंकवादी विरोधी जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित मुद्दों को देखती है, जो हमारी एजेंसी है, तो वो क्या कर रही है अभी, पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के 56 ठिकानों पर गुरुवार को इसने छापेमारी की है। गैरकानूनी और हिंसक गतिविधियों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। एनआईए ने 20 अन्य संदिग्धों के ठिकाने भी खंगाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग लिंक करें अगर सिलेबस से, तो इंटरनल सिक्योरिटी का जो हमारा जीएस पेपर 3 है उससे आप इसको अच्छे से लिंक कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्पिरिट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इससे आप इसको लिंक कर सकते हैं, यानी कि विकास और जो उग्रवाद है उसके बीच में जो लिंकेज होता है उसके ऊपर आप ये सिलेबस से लिंक कर सकते हैं। साथ साथ रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि जो बाहरी तत्व हैं और जो साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि जैसे टेररिस्ट हो गए, अलगाववादी हो गए, उनका क्या रोल है हमारे अंदर के जो इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज करने में, उसके बारे में यहाँ पे सिलेबस में लिखा गया है। आगे लिखा गया है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था कि मीडिया का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, मीडिया का उपयोग किया जाता है, साथ साथ जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, साइबर क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस हिसाब से आप इसको लिंक कर सकते हैं सिलेबस से। नेक्स्ट हम लोग चलें, आगे बात करें तो हम नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये पराली निस्तारण संयंत्र लगाने को वित्तीय मदद देगा सीपीसीबी, ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि पराली प्रबंधन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो सीपीसीबी है वो हाथ बटाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पराली के कारण दिल्ली और उसके आसपास जो इलाके हैं, एनसीआर के इलाके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम जानते हैं हर साल प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अभी तक उस तरीके की सफलता नहीं हासिल हो सकी है कि इसको अस्थायी रूप से रोक दिया जा सके। तो उसी बारे में न्यूज़ है कि अब देखिए इसको जो पराली निस्तारण अब संयंत्र लगाए जाएंगे, यानी कि जो पराली बचती है हमारे जो खेतों में है वहाँ पे की, तो वहाँ पे उसको हटाने के लिए जो अभी आग लगा दी जाती है, उसको आग न लगा के बल्कि उसको मशीन से हटाया जा सके, तो उस मशीन को खरीदने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होगी वो सीपीसीबी देगा, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो सीपीसीबी जो बॉडी है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ली जाए। और जो सीपीसीबी है वो मैंने सिलेबस से लिंक करने की कोशिश की, तो ये आपको पता चलेगा कि जो जीएस पेपर 2 है उसमें आप इसको लिंक कर सकते हैं। जो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं उससे आप इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि पराली प्रबंधन में जो सीपीसीबी है वो हाथ बटाएगा। सीपीसीबी इस दिशा में पराली निस्तारण संयंत्रों यानी कि पैलेटिसेशन व टारफेक्शन प्लांट को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पैलेटिसेशन और जो टारफेक्शन जो है प्लांट, उसको आर्थिक सहायता प्रदान करेगा सीपीसीबी। इन संयंत्रों में पराली के छोटे गट्ठर और भूसा इस तरह बनाया जाएगा कि उन्हें सीधे ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा, साथ ही इसे ले आना भी आसान होगा। तो इन संयंत्रों की खासियत ये है कि वहाँ पे जो पराली जब जमा होगा ना, तो उसके छोटे छोटे गट्ठर आसानी से बनाए जा सकेंगे और उसको इस तरह से बनाया जा सकेगा कि उसको फिर आगे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इन जो संयंत्रों की ज़रूरत है वो महसूस की जा रही थी बहुत पहले से ही, तो उसमें अभी पैसा देकर ये सपोर्ट जो है वो सीपीसीबी करने वाली है। बता दें अकेले पंजाब और हरियाणा में ही लगभग 27 मिलियन टन पराली पैदा होती है। तो अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें जो कि यूपी से सटके हैं और जो हमारी जो दिल्ली है उससे भी जो लगे हुए राज्य हैं वो पंजाब हरियाणा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पराली यहाँ पे होती है। तो ये बोला जा रहा है कि 27 मिलियन टन की पराली पैदा होती है। इनमें से भी 75% पराली गैर बासमती फसलों की होती है, यानी कि जो बासमती फसलें होती हैं उसको छोड़ के जो बाकी फसलें होती हैं उसमें 75% जो हिस्सेदारी होती है वो गैर बासमती फसलों की होती है पराली में। इसके अलावा 0.66 मिलियन टन बासमती और 0.005 मिलियन टन पराली उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में उत्पन्न होती है। तो हम 3 राज्यों के नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ से पराली की समस्या होती है। यह पराली न जले इसके लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए। उद्योगों में पराली का इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता फैलाई गई और नियमों में भी बदलाव किया गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पराली को लेके क्या कदम उठाए गए हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो उद्योगों में पराली का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसके लिए जागरूकता फैलाई गई है, साथ साथ नियमों में भी बदलाव किया गया है।
जैसे कि यहाँ पर क्या नियम बदलाव किए गए हैं कि राजधानी के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 पावर प्लांटों को आदेश दिए गए कि वे कोयले में 5 से 10% पराली को ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। तो जो राजधानी के 300 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहाँ पे 11 पावर प्लांट ऐसे हैं जहाँ पर उनको आदेश दिया गया कि आप जो कोयला इस्तेमाल करते हैं ना, उन 5 से 10% कोयला निकाल दीजिए, उसके जगह पर पराली को ईंधन की तरह इस्तेमाल करें अपने प्लांटों में। तो ये कदम उठाया गया है। आगे बोला जा रहा है कि एनसीआर की इंडस्ट्री को भी निर्देश दिए गए हैं कि या तो पीएनजी या बायोमाल फ्यूल पर स्विच करें। तो यहाँ पर एनसीआर की जो इंडस्ट्री है बहुत सारी, उसमें भी ये बोला गया या तो आप पीएनजी पे चले जाइए या फिर बायोमाल फ्यूल पे आप अपने जो प्लांट की जो नेसेसिटी है ईंधन की, उस पर आप इसको स्विच कर जाइए। तो ये आप जो अगर पूछा जाए आपसे क्या कदम उठाए गए हैं पराली को जलने से रोकने के लिए, या फिर पर वहाँ पे जो पराली से जो समस्या होती है, जो पराली को जो जलाने से जो समस्या होती है वहाँ पे, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो इन कदमों का आप जिक्र कर सकते हैं। सीपीसीबी के अनुसार यदि दिल्ली एनसीआर के उद्योगों और थर्मल पावर प्लांटों में पराली का इस्तेमाल ईंधन की तरह हो जाए तो 75.5 लाख मीट्रिक टन पराली का इस्तेमाल हो जाएगा। तो सीपीसीबी ने एक आंकड़ा दिया है कि यदि दिल्ली एनसीआर के उद्योगों और थर्मल पावर प्लांट में पराली का इस्तेमाल ईंधन की तरह हो जाए तो 75 लाख मीट्रिक टन पराली का इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पराली निकलती है उसके इस्तेमाल की बात की जा रही है कि आखिर वो पराली जाएगा कहाँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनको जो दिल्ली एनसीआर के जो उद्योग हैं और थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लिया जा सकता है। पावर प्लांटों ने इसे बाबत टेंडर भी निकाले लेकिन पराली की आपूर्ति नहीं हो सकी या फिर काफ़ी धीमी गति से हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पराली अवेलेबल तो बहुत है लेकिन उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उससे जो लिंकेजेस बननी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इस मामले में थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा ताकि जो पराली जो खेतों में पड़ी है तो उसको किसान से खरीद के उसको प्लांटों में और इंडस्ट्री में पहुँचाया जा सके ताकि इनका फ्यूल के रूप में इस्तेमाल वहाँ पर हो सके। तो इससे दोनों समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक तो इनको फ्यूल में आपको हेल्प मिल जाएगा पावर प्लांट्स को कि कोयले की ज़रूरत कम पड़ेगी, इससे हमें कोयले पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी और साथ साथ जो किसान जलाते थे पराली को वो जलाएंगे नहीं, वो उसको बेच देंगे, उनसे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और पोल्यूशन भी रुकेगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि यही वजह है कि पेलिसिटेशन और टरफिक्शन प्लांटों की ज़रूरत महसूस की जा रही है। अक्टूबर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी एक कार्यशाला में इन संयंत्रों के लिए अनुदान की घोषणा की थी। तो ये जो 2 प्लांट हैं, जो पेलिटिसेशन और जो टरफिक्शन प्लांट होती है जो कि पराली से संबंधित है, उसको मैकेनाइज रूप से उसको अच्छे से उसको व्यवस्थित करने के लिए जानी जाती है। तो उसके लिए अनुदान की जो घोषणा थी वो भूपेंद्र यादव जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं केंद्रीय रूप में, वो भी उन्होंने की थी। आगे बोला जा रहा है कि इस क्रम में अब सीपीसीबी ने बोर्ड बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नॉन टर्फाइड संयंत्र के लिए अधिकतम अनुदान राशि जो यहाँ पर बताई जा रही है और टर्फाइड संयंत्र के लिए 28 लाख रुपए प्रति टन घंटा की क्षमता पर प्रदान किया जाएगा। तो ये हमारे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन आप ये चीज़ें याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, फिर सीपीसीबी के बारे में आपको जानना चाहिए, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लांट के बारे में दिए गए हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो पेलिटिसेशन और जो टरफिक्शन प्लांट है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर बोली जा रही है कि क्या है आखिर ये। तो जो पेलिटिसेशन प्लांट है उसमें पराली के गट्ठर बनाए जाते हैं जबकि टरफिक्शन प्लांट में पराली का भूसा बनाकर उसकी गिट्टियाँ बनाई जाती हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि आखिर इनका कैसे इस्तेमाल होता है। तो पेलिटिसेशन वाले में है वो क्या होता है, पराली के गट्ठर बनाए जाते हैं, जबकि टरफिक्शन प्लांट में पराली की भूसा बनाकर उसकी गिट्टियाँ बना दी जाती हैं। पहले प्लांट में मेहनत कम और दूसरे में ज़्यादा है, इससे पराली को पावर प्लांटों में खपाना आसान हो जाएगा। सीपीसीबी के अनुसार इन प्लांटों में सिर्फ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों की पराली के गट्ठर बनाने का काम होगा। शुरुआत में उसके लिए कुल फंडिंग लगभग 50 करोड़ रुपए की है। तो यहाँ पर जो इन प्लांटों में जो है, ये दोनों जो प्लांट है उसमें आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है कि इसमें पहले वाले में तो आपको गट्ठर बनाए जाते हैं जबकि दूसरे वाले में जो टरफिक्शन वाले में है उसमें गिट्टियाँ बनाई जाती हैं। तो गट्ठर बनाना आसान है तो इसमें मेहनत कम लगती है जबकि दूसरे में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ आर्टिकल को डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं जो सीपीसीबी के सदस्य हैं उन्होंने कुछ कमेंट किया है यहाँ पे। तो जो इंपॉर्टेंट जो डिग्निटरीज होती हैं, ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी कमेंट हमें पढ़ने चाहिए, उनसे बहुत सारी जानकारी निकलती हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि केंद्र की योजना थर्मल पावर प्लांटों में ईंधन के रूप में पराली का इस्तेमाल बढ़ाने और कोयले का इस्तेमाल घटाने की है। इससे प्रदूषण भी कम होगा और पराली की समस्या भी सुलझ सकेगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पराली का इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे एक तो किसान उसको बेच पाएगा,
दूसरा ये कि किसान जो जलाता था उससे उससे प्रदूषण नहीं होगा, वो जलाएगा ही नहीं तो प्रदूषण कहाँ से होगा वहाँ पे। और उसका जो इस्तेमाल है और चूँकि सस्ता होता है पराली, एक बायो प्रोडक्ट है, तो वो सस्ता पड़ेगा तो उसको कोयले के रूप में, कोयले की जगह के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो पावर प्लांट उसको कोयले में अब तक इन्वेस्ट कर रहे थे, उसका 5 से 10% हिस्सा वो पराली में इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से पराली भी खत्म हो जाएगी और कोयले की डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी और साथ-साथ जो प्रदूषण की समस्या है उसका भी निस्तारण होगा। तो ये ज बातें यहाँ पे बोली जा रही है। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं अपने आर्टिकल में। यहाँ पर हमें न्यूज़ में देखने को मिल रही है कि इस वर्ष दिल्ली एनसीआर में 30 लोगों के अंगदान से 96 लोगों को मिला जीवन। नोटो कर रहा है सरकारी अस्पतालों में प्रत्यारोपण की सुविधा बढ़ाने की तैयारी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पे कि जो सरकारी अस्पताल हैं या फिर निजी हैं, वहाँ पे अंगदान की को लेके जागरूकता ज़्यादा आने से वहाँ पे अंगदान का प्रचलन बहुत बढ़ा है। और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बात है कि यहाँ पर 30 लोगों के अंगदान से 96 लोगों को जीवन दान मिला है। तो मैं तो अपील करना चाहूँगा आपसे और मैं भी इसके लिए आगे सोच रहा हूँ। बहुत ही पर्सनल बात है लेकिन थोड़ा-सा सजेशन देना चाहूँगा कि अंगदान को लेके हमें जागरूक होना चाहिए और जो चीज़ मरने के बाद वेस्ट ही हो जानी है उसके लिए क्यों हम उसको डोनेट कर दें तो उससे अगले को ज़िंदगी मिल जाएगी। एक बहुत ही पर्सनल सा आपको सजेशन दे रहा हूँ और मैं खुद इसको अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि मैं भी अंग प्रत्यारोपण के लिए किसी मेडिकल फैसिलिटी से कंसल्ट करने वाला हूँ। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दिल में भी ऐसा कुछ है तो मेरी बात से मोटिवेट हो सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इसमें आगे कौन सा आर्टिकल डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये है कि सीमाओं की रक्षा बाड़बंदी से नहीं सैनिकों की सतर्कता से सुनिश्चित होती है। तो फिर से यहाँ पर आप समझ सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी इस पेपर 3 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जो सीमाओं की जो रक्षा होती है वो सिर्फ बाड़ाबंदी से नहीं सैनिकों की सतर्कता से होती है सुनिश्चित, ये अमित शाह ने बोला है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक उसको हमने बहुत सारी चीज़ें कर दी, अपने घर के आसपास पूरे बाड़ाबंदी कर दी लेकिन उस घर में अगर कोई नहीं रहता तो उस घर में चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी चीज़ को आप इसको यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे सैनिकों के बारे में तो बोला ही नहीं जा सकता, वो तो पहले से ही सतर्क हैं। अभी हमने कल ही न्यूज़ पढ़ा था कि उसमें जो ट्रक में छुप के जा रहे थे आतंकवादी, उन्होंने 4 घंटे की मुठभेड़ में उसको मार गिराया था। तो इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर इन्होंने और भी क्या बात बोली है कि सीमाओं के निकट रहने वाले देशभक्त ग्रामीण इस सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। तो बात बोली जा रही है कि सुरक्षा के लिहाज से कि जो सीमाएँ हैं हमारी, वहाँ पे ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ पे जो देशभक्त ग्रामीण हैं, यानी कि जो इंडिया को लेके कंसर्न रहते हैं, उसकी सुरक्षा को लेके कंसर्न रहते हैं, वो घुसपैठियों को नहीं देखना चाहते, तो उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि उनकी सतर्कता से जो है, वो ये चीज़ ज़्यादा सुनिश्चित होती है कि वहाँ पे जो घुसपैठिए हैं, वो कम एंटर कर पाते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के डर से वो लोग बाहर ही रहते हैं। यहाँ पर देखिए गृह मंत्रालय ने जारी किया बीएसएफ का मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो मोबाइल ऐप है प्रहरी वो किसने लॉन्च किया, तो गृह मंत्री ने किया है और किसका है, तो बीएसएफ के लिए है। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सीमाओं की रक्षा करने के मामले में सैनिकों की सतर्कता और बहादुरी का वहाँ लगे स्तंभों और बाड़ों से कोई मुकाबला नहीं है। अग्रिम स्थानों के निकट रहने वाले देशभक्त ग्रामीण इस सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। जो मैंने आपको बात बोली कि बाड़ाबंदी तो ठीक है लेकिन हम हमारे सैनिकों की सतर्कता से ये इंश्योर हो जाता है और साथ-साथ जो देशभक्त ग्रामीण हैं, उनकी भी सतर्कता से ये चीज़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि जो घुसपैठिए हैं, वो हमारी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाते, हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते। शाह ने बीएसएफ द्वारा तैयार किए गए मोबाइल ऐप प्रहरी और सीमा सुरक्षा बल के मैनुअल को जारी करते हुए सुझाव भी दिया कि वाइब्रेंट विलेज जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत सुरक्षा कर्मियों को गाँव में पर्यटन के विकास को लेकर प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया प्रहरी जो बीएसएफ द्वारा तैयार किया गया एक मोबाइल ऐप है और उनका मैनुअल भी एक जारी किया उन्होंने, तो उन्होंने एक बात बोली कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत यानी वाइब्रेंट विलेज एक प्रोग्राम है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो बॉर्डर से रिलेटेड है और उसमें जो बॉर्डर से रिलेटेड भी इसको जोड़ा जा रहा है, सॉरी, बॉर्डर से रिलेटेड इसको जोड़ा जा रहा है और वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है उसमें आप इस चीज़ को मान के चल सकते हैं कि वहाँ पे जो पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कार्यक्रम के तहत सुरक्षा कर्मियों को गाँव में पर्यटन के विकास को लेकर प्रयास करने चाहिए। तो सुरक्षा कर्मियों को ये बोला जा रहा है कि वहाँ जो गाँव की पर्यटन गाँव में जो पर्यटन का विकास है वहाँ पे हो सके, इसके लिए सुरक्षा बल कुछ कर सकते हैं। तो सुरक्षा बल का काम तो ऐसे सुरक्षा देखना होता है, लेकिन जब तक सुरक्षा इंश्योर नहीं होगी अच्छे से, तो वहाँ पे पर्यटन का विकास भी नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर अमित शाह हाईलाइट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा स्तंभों या बाड़ाबंदी से नहीं, बल्कि सीमा पर डटे जवानों के शौर्य, देशभक्ति और सतर्कता से सुनिश्चित की जा सकती है। आगे बोल रहे हैं कि गृह मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की सबसे जटिल सीमा की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि बीएसएफ जो है वो जो हमारे पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे ये होते हैं, साथ साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पे होते हैं। तो ये दोनों बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं और अक्सर यहाँ पर घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी वगैरह होती है। तो चूँकि इतने क्रूशियल जगह पे बीएसएफ ड्यूटी कर रही है, तो उसकी प्रशंसा यहाँ पर की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वन बॉर्डर वन फोर्स अवधारणा के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास आ गई थी। तो वन बॉर्डर वन फोर्स अगर कहीं पे आपको न्यूज़ अगर आपको या फिर करंट अफेयर अगर कुछ लेके आ जाए, तो आप याद रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, वन बॉर्डर वन फोर्स। तो इस अवधारणा के बाद ही जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाएं हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन कर रहा है, इसकी बीएसएफ कर रहा है। यानी कि बीएसएफ को इसके अलावा और कहीं पे नहीं लगाया जाता। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के वीर सैनिक पूरी सतर्कता, मजबूती व तत्परता से इन सीमाओं पर तैनात हैं। आगे बोला जा रहा है, गृह मंत्री ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब सीमावर्ती गांव आबाद हों। तो बात सही है कि जब सीमावर्ती गांव आबाद नहीं होगी, तब तक उनकी सुरक्षा भी तभी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती के साथ साथ गाँव में रहने वाले देशभक्त नागरिक भी स्थायी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और सभी सीमा रक्षक बलों को उन्हें मजबूती देनी चाहिए। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि बीएसएफ के जवान जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान से लगी सीमाओं की निगरानी में 24 घंटे लगे हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको स्टेट्स के नाम दिए गए हैं कि वैसे इसके अलावा भी करते हैं वो, लेकिन यहाँ पर बस 3 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान का नाम यहाँ पर लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों से 2047 के लिए विजन तैयार करने को कहा। तो यहाँ पर बात बोली जा रही है किस चीज़ की, कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेशों यूटी को 2047 के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार करने को कहा है। तो जो हमारी यूटी हैं, तो उनके बारे में बोला है कि आप 2047 को लेकर अपना दृष्टिकोण तैयार कर लीजिए। शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यटन, विकास और कल्याण का केंद्र बनाने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1947 में हमारे देश के 100 साल हो जाएंगे स्वतंत्र हुए, तो उस चीज़ को लेकर हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा सतर्क हुए हैं और हम चाहते हैं कि 2047 में जो भारत हो वो विकसित भारत हो। तो उसको लेके यूटी की जो भूमिका है उसके बारे में यहाँ पर बोली जा रही है कि अब आप लोग भी आगे आइए और जो आप अपने यहाँ के जो पर्यटन है उसको विकास कीजिए। उसके ज़रिए हम जानते हैं कि पर्यटन से बहुत ज़्यादा इनकम आती है, तो उसको लेके ये बोल रहे हैं कि आप अपने यहाँ पर्यटन का विकास कीजिए। साथ साथ जो बोला जा रहा है कि विकास और कल्याण का केंद्र बनिए, यानी कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। लोकल फॉर वोकल बोला जा रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर होइए आप और अपने जो देश में बने उत्पाद है उसको आप अपनाइए। और एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेके बात बोली जा रही है, यानी कि एक तरह से विविधता में एकता की बात बोली जा रही है। और साथ साथ जो भारत की कॉन्सेप्ट को लेके बात होती है वो बोली जा रही है यहाँ पे कि हम चाहे अलग अलग विविधता से भरे हों, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमारा जो मेन दिल में होना चाहिए वो सिर्फ भारत होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों को शेष देश के लिए सुशासन और विकास का मॉडल बनने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसरण में गृह मंत्रालय द्वारा शाह की अध्यक्षता में यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से हमने ये पूरा न्यूज़ डिस्कस किया है। इस न्यूज़ में और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, गंगा परिषद की लेके न्यूज़ है यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज कलकत्ता में करेंगे गंगा परिषद में शामिल राज्यों की बैठक। तो गंगा परिषद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, यहाँ कुछ कुछ जो मुख्य बातें हैं इस आर्टिकल की यहाँ पर हाईलाइटेड है कि 7800 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। साथ में यहाँ पर है केंद्रीय मंत्रियों समेत गंगा से जुड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। 7 प्रमुख सीवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम। 200 मिलियन लीटर सीवेज का प्रतिदिन ट्रीटमेंट होगा परियोजना के तैयार होने के बाद। यहाँ पर देखिए, गंगा परिषद की बात हो रही है, तो चलिए पहले पूरा न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आप इसको लिंक कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात है या फिर बायोडाइवर्सिटी की बात है, कंजर्वेशन की बात है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात है जो जीएस पेपर 3 में है, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं।
यहाँ पर बोला जा रहा है गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में चल रहे परियोजनाओं की समीक्षा के लिए शुक्रवार को कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक हुई। तो हम जानते हैं कि गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे कि यमुना और फल्गु और भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो घाघरा, तो जो ये नदियाँ हैं उनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो काम चल रहे हैं उसको उसको लेके जो परियोजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की जाएगी कि आखिर इन परियोजनाओं ने कहाँ तक अपना जो सफ़र है वो तय कर लिया है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस उच्च स्तरीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 7800 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं राज्य के सीवर नेटवर्क से जुड़ी हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्वच्छ भारत का जो कॉन्सेप्ट है या फिर स्वच्छता को लेकर जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर यहाँ पर बहुत पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि राज्य के जो सीवर नेटवर्क है उस पर 2500 करोड़ रुपये सिर्फ उसी पे खर्च होने वाले हैं। कोलकाता में यह बैठक भारतीय नौसेना के मुख्यालय INN नेताजी सुभाष में की गई है। यह अब इसके बाद जो बात की जा रही है कि बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय गंगा परिषद के सदस्य राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल के मुख्यमंत्री आमंत्रित किए गए हैं। तो गंगा परिषद की जो राज्य हैं राष्ट्रीय गंगा परिषद उसमें आप नाम याद रखिए कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल है। और ये वही राज्य हैं जहाँ से गंगा गुजरती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज गुजरती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदी के प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो परियोजना चल रही हैं उनको उनकी समीक्षा जो है वो इस आयोजन में किया जाएगा। फिर गंगा नदी के पानी की शुद्धता का ब्यौरा लिया जाएगा। गंगा की धारा को निर्मल और अविरल बनाने का संकल्प दोहराया जाएगा। समीक्षा बैठक में गंगा के उद्गम स्थल से लेकर गंगा के बंगाल की खाड़ी में विलीन होने तक की धारा के पानी की परीक्षण रिपोर्ट रखी जाएगी। गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने में केंद्र के साथ राज्यों के सहयोग का ब्यौरा रखा जाएगा। तो बात वही है कि इसकी साफ सफाई की बात हो रही है, चाहे गंगा की हो चाहे फिर उसकी सहायक नदियों की बात हो, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम लोग के लिए लगता है कि एक नॉर्मल सी नदी है उससे क्या होगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारी कल्चरल मान्यताएं हैं, साथ साथ इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि हम लोग नेशनल वाटर वे बना रहे हैं तो उसमें गंगा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो इस चीज़ के चलते और साथ साथ जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि गंगा डॉल्फिन की अगर बचाने की बात हो तो जब तक गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं होगी तब तक उनकी जो सुरक्षा है वो नहीं की जा सकेगी। तो इस सब को लेके यहाँ पे इसकी मीटिंग होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि यूक्रेन अनाज गलियारे में शामिल नहीं होगा भारत। तो यूक्रेन अनाज गलियारा क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन अनाज गलियारे में भारत के शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत जो है वो यूक्रेन के जो अनाज गलियारे का जो कॉन्सेप्ट है उसमें शामिल होगा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि अनाज की मदद देने के लिए कई देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय तंत्र काम कर रहा है। तो ये एक मल्टीलेटरल तंत्र था, लेकिन भारत बोल रहा है कि हम पहले से हर अलग अलग देशों के साथ इसको लेके काम कर रहे हैं, इसलिए हमें इसमें शामिल होने की कोई योजना नहीं है। बागची ने कहा कई देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय सहयोग है। अभी इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि हम यूक्रेन अनाज गलियारे में शामिल होंगे या नहीं। संभवतः हम इसमें शामिल नहीं होंगे। अभी हमारा सारा ध्यान द्विपक्षीय सहयोग पर है। यदि इस समय की बात करें तो हम मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हम इस पहल में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं। यह अनाज गलियारा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान इसी साल बनाया गया है। इसके तहत यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थ के परिवहन पर रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच सहमति बनी है। बीच में रुकावट आई थी लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता से सहमति बनी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अनाज गलियारा है वो कब बनाया गया, तो यूक्रेन पर जब रूस आक्रमण हुआ उसके बाद बनाया गया है इसी साल। और इसमें क्या है कि जो यूक्रेन के जो बंदरगाह है, जो सीपोर्ट है, वहाँ से अनाज है और जो खाद्य पदार्थ हैं उनको उनके परिवहन को लेकर बात की जा रही है। उसमें सहमति बनाई गई है कि कौन से देशों के बीच में, रूस के बीच में, यूक्रेन के बीच में, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच में। तो चूँकि ये जो तीनों देश हैं वहाँ पे इन तीनों का बॉर्डर वहाँ पर मिलता है और इनके सहमति के बिना वो चीज़ इंश्योर नहीं हो पाती, तो इसलिए तीनों देशों को होना इसमें देखा जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कतर में नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों से मिले पूर्व अधिकारी। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है।
हाँ, आगे जो न्यूज़ है वो ये बोला जा रहा है कि नेपाल की नई सरकार के साथ काम करने को भारत इसको उत्सुक। तो हम जानते हैं कि जो नेपाल में नई सरकार आई है वो चीन समर्थित ज़्यादा मानी जा रही है, तो उसको लेके यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत ने कहा है कि वह नेपाल की नई सरकार के साथ काम करने को उत्सुक है। अरिंदम बागची ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने पुष्पकमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया पीएम बनने की बधाई दी है। प्रचंड ने भी इस पर सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच हम दोस्ताना संबंध चाहते हैं। उन्होंने प्राकृतिक जुड़ाव के बारे में चर्चा की और कहा कि दोनों देशों के बीच अनोखा द्विपक्षीय संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस से लिंक तो नहीं है, लेकिन ज़िंदगी से लिंक ये न्यूज़ है, जो कि मैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि सीट बेल्ट और हेलमेट की अनदेखी से बढ़ रही है देश में दुर्घटनाएं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि सीट बेल्ट, अगर आप कार में हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, और फ़ोन पे तो बात बिल्कुल मत करें। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो गर्दन टेढ़ी करके ऐसे बात करते रहते हैं जैसे पता नहीं कहाँ का मिलिट्री इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि सेना के लिए बनाई गई पहली आपदा रोधी 3D प्रिंटेड आवास इकाई। तो 3D प्रिंटेड से रिलेटेड न्यूज़ है, तो हमारे साइंस सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी, वाईफाई और 5G इस तरह के न्यूज़ अक्सर प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और सेना से रिलेटेड है तो हमारी सुरक्षा को लेकर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बोला जा रहा है कि सेना ने गुरुवार को अहमदाबाद छावनी में अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया। तो अहमदाबाद छावनी में पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई है, यानी कि 3D से इसको प्रिंट किया गया है, 3D तकनीक से। और साथ साथ ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि आप न्यूज़ में ये जो इमेज आपको दिख रही है वहाँ उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES द्वारा MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन तकनीक के तहत किया गया है। ये एक मंजिला यह 3D प्रिंटेड आवास आपदा रोधी होने के साथ ही जोन 3 भूकंप क्षेत्रों के नियमों और ग्रीन बिल्डिंग मानकों का पालन करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक 3D प्रिंटेड घर बनाया गया है जिसमें जोन 3 भूकंप क्षेत्र जो होते हैं उसके नियमों का ये पालन करता है, साथ साथ जो ग्रीन बिल्डिंग मानक होते हैं उसका भी पालन करता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तरह से इसको रिवाइज कर लें कि कितने क्षेत्रों में, कितने जोन में हमारे जो भूकंप रोधी क्षेत्र हैं वो बटे हुए हैं। इससे आपको एक तरह से आइडिया अच्छे से याद हो जाएगा ये चीज़, और आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से बैठ जाएंगी। यह आवास कंप्यूटर की त्रिआयामी डिजाइन पर आधारित है। इसमें कंक्रीट से कई परतों में 3D ढांचा तैयार किया गया है। यह तकनीक सैन्य कर्मियों के लिए बढ़ती आवास की मांग को तेजी से पूरा करेगी। इससे बहुत ही कम समय में निर्माण किया जा सकता है। इस तरह का निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा देगा। तो ये सैनिकों के लिए है, रेसिडेंशियल है, यानी कि एक तो 3D प्रिंटेड है, और दूसरा यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और साथ साथ ये सैनिकों के लिए है, यानी कि जो सैनिक जाते हैं उनके रहने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनको लेके ये इनोवेशन आप देख सकते हैं और इसमें जो सैनिक हैं उनको रहने में ज़्यादा एक तरह से बोल सकते कम्फर्ट और आनंद का भी अनुभव होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसका निर्माण 71 वर्ग मीटर में महज 12 सप्ताह में पूरा कर लिया गया, यानी कि 3 महीने में इसको पूरा कर लिया गया है। इसमें गैरेज भी बनाया गया है। इसके निर्माण में 3D प्रिंटेड नींव, दीवार और स्लैब का इस्तेमाल किया गया। अहमदाबाद स्थित सेना की गोल्डन कटार डिवीजन ने इसके निर्माण में पहल की थी। LAC पर भी हो सकता है इस तरह का निर्माण। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा जो हमारे की LAC जिसको बोलते हैं, यानी कि चीन से जो रिलेटेड जो सीमा है वहाँ पर भी इस तरह का निर्माण बना के वहाँ पर सैनिकों को रहने की व्यवस्था दी जा सकती है, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ पढ़ें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वहाँ पर वो जो हमने डिस्कस किया था फ्रंट पेज पे, रिमोट EVM का ट्रायल देखने से पहले ही कांग्रेस को ऐतराज, उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। प्रवासी नागरिकों को कहीं से भी मतदान की सुविधा देने के लिए निर्वाचन आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है, जैसा मैंने आपको बताया था। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सामने नई व्यवस्था का ट्रायल 16 जनवरी को होना है। कांग्रेस ने इस संबंध में पत्र मिलते ही ऐतराज जता दिया है। पार्टी के संचार महासचिव जयराम रमेश ने तमाम तर्कों के साथ EVM पर फिर प्रश्न खड़े किए हैं। साथ ही रिमोट EVM की पारदर्शिता पर भी अभी से प्रश्न लगा दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अन्य विपक्षी दल भी निर्वाचन आयोग के सामने इसे लेकर असहमति जता सकते हैं। तो चलिए जो भी बातें यहाँ पर कांग्रेस द्वारा बोली जा रही है उसको आगे डिस्कस करते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय दलों को रिमोट EVM की कार्यप्रणाली दिखाने के लिए बुलाया है और 31 जनवरी तक लिखित सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव व्यवस्था पर विश्वास लोकतंत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो सही बात है कि अगर कोई भी चुनाव कहीं पर होते हैं तो वो
हमारी आस्था को दिखाता है। और किसी भी लोकतंत्र में चुनाव का ही महत्व होता है, नहीं तो फिर लोकतंत्र उसको कहा ही नहीं जा सकता। तो अगर चुनाव व्यवस्था पर ही आस्था नहीं होगी तो लोगों का वोट देना ना देना वो एक तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाता है उस पे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि ईवीएम की अस्पष्टता मतदाता को यह भरोसा नहीं दिलाती कि उसका वोट वहीं पड़ा है जहाँ उसने दिया है। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न तो इसी चीज़ को लेके बताया जा रहा है कि ईवीएम की जो वोट हमने डाला है